फ्रेंड्स, कॉमन एरर्स की ये क्लास 4 है। आज हम 76 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। अच्छा, दो शब्दों को ज़रा समझ लेते हैं। एक वर्ड होता है फॉरवर्ड, जो कि हमें दिया हुआ है। एक शब्द होता है फॉरवर्ड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के होमोफोन है, साउंड एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग दोनों की अलग है और मीनिंग भी दोनों का अलग है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, सामने, और फॉरवर्ड का मतलब होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन मतलब संक्षिप्त परिचय। जैसे बुक्स के पहले दिया होता है ना शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कि भाई इस बुक में ये चीज़ें दी हुई हैं, उसे कहते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। तो बुक के लिए अगर फॉरवर्ड लिखना है तो वो कौन सा होना चाहिए था? ये। स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, शब्द ही अलग हो गया, तो इसमें जो ऑप्शन 2 है इसमें एरर है। ओके, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। फिर हमें दो शब्दों को देखना होगा। एक शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमें दिया हुआ है। एक और शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फ़र्क है यहाँ पर ई और आई का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, है ना, कंप्लीट करने वाला। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ व्यक्त करना, ना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। तो यहाँ पर होना ये था कि तुम्हारे गुड मैनर्स और इम्पेकेबल बिहेवियर पर हम उसे कॉम्प्लीमेंट देंगे। कौन सा वाला? ये वाला। और जबकि उसने हमें दे रखा है ये वाला, तो यहाँ पे जो शब्द है ये कॉम्प्लीमेंट, ये गलत है। ठीक है, ऐसे ही पहले वाले में ये फॉरवर्ड में गलती थी। 78 क्वेश्चन देखते हैं। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। अच्छा, किन्हीं के बीच में कुछ बांटना हो तो दो के बीच में बांटने पर बिटवीन आता है। ठीक है, और अमंग आता है 2 से ज़्यादा के लिए। अमंग आता है 2 से ज़्यादा के लिए। 2 के लिए आएगा बिटवीन, 2 से ज़्यादा के लिए आएगा अमंग। अब यहाँ पर हमें कितनी गर्ल्स दे रखी हैं? 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स दिए, तो सीधी सी बात है, इन 4 गर्ल्स के लिए अमंग नहीं आएगा बल्कि बिटवीन आना चाहिए। सॉरी, बिटवीन नहीं आएगा, अमंग आना चाहिए। तो ये बिटवीन गलत है। इसकी जगह पर यहाँ क्या होना चाहिए था? अमंग होना चाहिए था। तो इसके पार्ट 3 में एरर है। यहाँ पार्ट 1 में एरर था, इसमें पार्ट 2 में एरर था। ओके, 79. The long distance train which met with an accident was carrying some army personnel. ओके, थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 शब्दों को डिस्कस करना होगा। एक तो हमें दिया हुआ है पर्सनल। पर्सनल का मतलब ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत, है ना, निजी। एक वर्ड होता है पर्सनल। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही आ रहे हैं। पर्सनल व्यक्तिगत होता है, और पर्सनल का मतलब होता है किसी एक ही संस्था में काम करने वाले। जैसे यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि सम आर्मी पर्सनल, मतलब आर्मी में काम करने वाले पर्सनल, यानी कि क्या होना चाहिए था? ये वाला पर्सनल होना चाहिए था। तो स्पेलिंग में फिर गड़बड़ है, यहाँ पे होमोनिम यूज़ होना चाहिए था, तो ये आता है यहाँ पे ये वाला पर्सनल। तो एरर है तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ
द माउंटेन हार्ड गोइंग। अच्छा, फिर दो शब्द हम देखते हैं। एक शब्द होता है असेंट जो हमें दिया हुआ है, एक वर्ड होता है असेंट। दोनों का मीनिंग क्या होता है? असेंट का मतलब होता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, है ना। किसी प्रपोजल के लिए, किसी एग्रीमेंट के लिए स्वीकृति अगर हमने दे दी तो वो है हमारा असेंट। जबकि ये जो दूसरा असेंट है इसका मतलब होता है चढ़ाई, है ना। पहाड़ की चढ़ाई होती है जैसे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन। अब हार्ड गोइंग, हार्ड गोइंग का मतलब कठिन, जिस पर जाना कठिन हो, तो वो असेंट स्वीकृति थोड़ी होगा, वो असेंट होगा चढ़ाई। तो दूसरा शब्द होना चाहिए था ASCENT। तो इसका मतलब इसके भी पार्ट 3 में एरर है। ये ASSENT नहीं बल्कि ASCENT होना चाहिए था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड जॉइन माई फैमिली बिजनेस। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले सुपरलेटिव डिग्री आती है। एक वर्ड होता है बैड, इसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है वर्ड्स, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ वर्स्ट हमें 2 बार दिया है। अब यहाँ पर तो इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द है, तो यहाँ पर भी इससे पहले क्या आना चाहिए था? द आना चाहिए था। तो इसके सेकंड पार्ट में एरर है, वर्स्ट से पहले द यूज़ किया जाना चाहिए था। इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट। द इंटरिम रिपोर्ट डजंट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। तो जो डिजास्टर के मुख्य कारण हैं वो अंतिम रिपोर्ट जो है उनको पूरी तरह से एनालाइज नहीं करती। तो यहाँ पर फिर हम 2 शब्दों को देखते हैं। एक शब्द होता है प्रिंसिपल, एक शब्द होता है प्रिंसिपल जो हमें दिया हुआ है वो वाला। एक होता है प्रिंसिपल PAL। तो PLE और PAL स्पेलिंग में डिफरेंस है। इसकी वजह से मीनिंग में क्या डिफरेंस आता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड, है ना, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है। जबकि इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलभूत, है ना, मूलभूत कह लो या सिद्धांत कह लो। तो इस सेंटेंस में तो वैसे ये मूलभूत के अर्थ में यूज़ हुआ है कि मूलभूत जो कारण है ना। भाई प्रिंसिपल कारण थोड़ी होगा, हेड थोड़ी होगा, मूलभूत कारण होगा। तो मूलभूत कारण जो है डिज़ास्टर के, है ना, उनको ये अंतरिम रिपोर्ट थोरली एनालाइज नहीं करती। तो यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल होना चाहिए था, ना बल्कि ये वाला। तो यहाँ हमारे सेकंड पार्ट में एरर है। द आइटम्स आई लाइकेड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग एंड द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिज़ाइन। यहाँ एरर है इस फर्नीचर्स में, है ना। फर्नीचर्स हमेशा ध्यान रखना कि फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है, इंग्लिश में हमेशा फर्नीचर यूज़ किया जाता है। ठीक है, फर्नीचर सही होता है, फर्नीचर्स गलत होता है। तो पार्ट 3 में एरर है। 84 देखते हैं। अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। ओके, जो उन्होंने ऑफर किया ट्रेनिंग के दौरान दैट वाज रियल गुड। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये रियल और गुड दोनों के दोनों ही एडजेक्टिव हैं। ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को अगर हमें डिस्क्राइब करना है कि वो बिल्कुल वास्तव में अच्छा था, तो एडजेक्टिव के मीनिंग में जो ऐड किया जाता है वो होता है एडवर्ब। ठीक है, और यहाँ पर रियल और गुड से पहले क्या दे रखा है? रियल, जो कि एक एडजेक्टिव है। और हमें क्या चाहिए था? एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होगा यहाँ पर? रियली। ठीक है, तो रियली यूज़ होना था, रियल यूज़ किया, ये गलत है। ऑप्शन 3 में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। अच्छा, अब समझना है,
लिटिल लिटिल जो वर्ड है, एक तो लिटिल होता है और एक होता है ए लिटिल। फर्क क्या होता है दोनों में? ए लिटिल, फ़र्क ये होता है कि अगर हम लिटिल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट मच, यानी निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, निगेटिव अर्थ में यूज़ किया जाता है। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, सम। अच्छा, लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, यानी कि ना के बराबर। अब क्योंकि मिट्टी गीली है, मिट्टी गीली है तो ना के बराबर बारिश में तो मिट्टी गीली नहीं होगी, थोड़ी बारिश तो होनी चाहिए। तो लिटिल रेन की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ए लिटिल रेन। क्या होना चाहिए था? ए लिटिल रेन, ना बल्कि लिटिल रेन। क्योंकि लिटिल रेन में तो ज़मीन गीली ही नहीं होगी, मिट्टी गीली ही नहीं होगी, है ना। 86 देखते हैं। द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। अच्छा, अब यहाँ पे तुलना की जा रही है कि कैशियर और अकाउंटेंट में से पहले कौन आया, और तुलना करने के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है, जबकि यहाँ पर यूज़ क्या की गई है? ये पॉजिटिव डिग्री, जबकि इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? अर्लियर। तो अर्ली की जगह अर्लियर यूज़ होना चाहिए था, तो ये होता द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्लियर दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। ठीक है, तो पार्ट 3 में एरर है, पार्ट 2 में एरर है ना। अर्ली में एरर है ना, तो पार्ट 3 में एरर नहीं है, पार्ट 2 में एरर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। They are a politically important family. One of his sisters is a minister and the other is married with a minister. अच्छा, हमेशा ध्यान रखना कि मैरिड के साथ कभी भी विद नहीं आता, मैरिड के साथ हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। अगर किस के साथ मैरिड है ये दिया जाए तो फिर मैरिड टू दैट पर्सन लिखा जाता है जिस पर्सन के साथ शादी हुई है। तो मैरिड टू अ मिनिस्टर होता है, ना बल्कि मैरिड विद अ मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ हम हिंदी का कि मिनिस्टर के साथ शादी हुई है तो साथ वाला विद लगा देते हैं, जबकि इंग्लिश में मैरिड के साथ टू आता है, यानी मैरिड प्रपोजिशन टू के द्वारा फॉलो किया जाता है इफ़ मैरिड टू समवन दिया है। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की क्या है कि जो सपोजिंग दैट हमें दिया है ना, इसका मतलब ये है कि कंडीशनल सेंटेंस है। अच्छा, कंडीशनल अगर सेंटेंस है तो दूसरे क्लॉज में हमें मॉडल्स दिखाई देते हैं। कैसे? हमें दिखाई देगा विल, वुड, मे, माइट और शुड। अब इस हिस्से में सेकंड पार्ट में हमें शुड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो गलत है वो है हैव टू। इस हैव टू की ज़रूरत नहीं थी, इसका यूज़ सुपरफ्लुअस है, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल शब्द यूज़ करेंगे। एक मॉडल जब हमें यहाँ दिया है तो दूसरे मॉडल की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं थी, तो ये हैव टू नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स। तो इसके भी पार्ट 3 में एरर है। ओके, आगे चलते हैं 89 पे। दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, it wouldn't be difficult for the clever ones to judge its real worth. अच्छा, तो कह रहा है कि इसकी चमक हो सकता है कि कुछ लोगों को, कुछ असावधान कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रेताओं को मूर्ख बना दे, लेकिन जो चतुर होते हैं, जो होशियार हैं, उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा इसकी असली कीमत को पहचानना। तो यहाँ पे परेशानी वही है जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके कि फ्यू का मतलब क्या होता है? नॉट मच या नॉट मैनी। ये मैनी काउंटेबल होता है, नंबर को दिखाता है। और ए फ्यू का मतलब क्या होता है? सम।
तो जो उसकी चमक है, जिस भी चीज़ की बात की जा रही है, वो सीधी सी बात है कि बहुत से लोगों को क्या करेगी, जो सावधान नहीं होंगे ऐसे बहुत से लोगों को मूर्ख बना देगी, फूल कर देगी। नॉट मैनी का मतलब क्या है, ना के बराबर, यानी कि लगभग किसी को भी मूर्ख नहीं बनाएगी। जबकि यहाँ वो ये कहना चाहता है कि कुछ को तो मूर्ख बनाएगी। तो ए फ्यू आना चाहिए था सम के लिए, उसने दे दिया फ्यू, तो ये गलत है, पार्ट 2 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज़ नेवर इन हर कंडीशन इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई, इजंट इट। ओके, यहाँ जो वर्ड है एज इफ, इसकी खासियत होती है कि एज इफ हमेशा एक ऐसी कंडीशन को दिखा रहा होता है, एक ऐसे कंडीशन को दिखा रहा होता है जो पास्ट की कंडीशन है और जो कभी पॉसिबल नहीं है ना, अनरियल है। एज इफ ऐसी कंडीशन को दिखाता है जो रियल है ही नहीं, है ना, अनरियल है। अच्छा, अब अनरियल कंडीशन को जब ये दिखाता है तो हमेशा एज इफ के बाद वाला जो टेंस होता है, जो क्लॉज होता है, वो पास्ट में रहेगा। किस में रहेगा, पास्ट में। जबकि यहाँ पर हमें हैज़ दे रखा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ की जगह क्या आना चाहिए था, हैड आना चाहिए था। पास्ट बनाएंगे इसे, हैज़ की जगह हैड यूज़ करेंगे। ठीक है, 91 पे चलते हैं। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट को फॉलो करती है। तो इस कंडीशन में हम देखें कि क्या रिक्वायर किया गया है, 2 लैंग्वेजेस को रिक्वायर किया गया है, कम से कम 2 लैंग्वेज, या फिर नॉलेज को, उन लैंग्वेजेस की नॉलेज को। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो है कम से कम 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज, यानी जानकारी। तो नॉलेज सब्जेक्ट है और नॉलेज सिंगुलर काउंट किया जाता है, तो इस हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए थी, जबकि हमें वर्ब कैसे दे रखी है, प्लूरल। तो ये आर नहीं होना चाहिए था, बल्कि आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। ठीक, तो यानी पार्ट 3 में एरर है। आगे देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि शाउट अपॉन नहीं होता, शाउट एट होता है। ठीक है, शाउट एट समवन होता है, शाउट एट समवन। तो जोर से बोलना या चिल्लाकर बोलने के लिए शाउट एट यूज़ किया जाता है, अगर किसी पर चिल्लाकर हम बोल रहे हैं। तो इसके पार्ट 2 में एरर है, अपॉन नहीं था, अपॉन नहीं होना चाहिए था, एट आना चाहिए था। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। अब यहाँ इस एवरी वन को देखो, एवरी वन जो होता है पर्सन्स के लिए आता है, और यहाँ बात किसकी की जा रही है, फिल्म्स की। तो यहाँ पे फिल्म्स के लिए एवरी वन नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पर उसके लिए आना चाहिए था ऑल। ठीक है भाई, हर एक फिल्म के लिए नहीं, बल्कि ऑल फिल्म्स के लिए, यानी ऑल ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। ठीक है, फिल्म्स। फिर दूसरी बात, एवरीवन सिंगुलर के साथ आता है, ये फिल्म्स कैसा है, प्लूरल है, तो इस हिसाब से भी यहाँ पे एवरीवन नहीं आ सकता, ऑल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 डिस्कस करते हैं। फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माई न्यूज़ पेपर एजेंट हैज़ बीन स्पेलिंग माई नेम इनकरेक्टली। स्पेलिंग माई नेम इनकरेक्टली, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस ठीक है। ठीक है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। अच्छा, कल हमने देखा था कि स्कार्सली, बेयरली और हार्डली के साथ कनेक्टर क्या था, वैन। लेकिन नो सूनर के साथ क्या आएगा, देन आता है। तो यहाँ पर ये वैन का यूज़ गलत है, इसकी जगह यहाँ पर आना चाहिए था देन। तो पार्ट 3 में एरर है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशनड रूम्स। हमेशा ध्यान रखना है कि कंप्राइजेज ऑफ नहीं आता कभी भी, केवल कंप्राइजेज आता है। ये होना चाहिए था द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज मैनी एयर कंडीशनड रूम्स। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पैसिव में यूज़ किया होता तब आ जाता। पैसिव में अगर कंप्राइज आता है तो फिर उसके साथ ऑफ का यूज़ हो जाता है। तो अगर ये ऐसे होता द सेक्रेटेरिएट इज कंप्राइज्ड ऑफ, तो तब ये सही होता। इज कंप्राइज्ड ऑफ ठीक हो सकता है या केवल कंप्राइजेज आएगा, दोनों ही कंडीशन में पार्ट 2 में ये एरर होता। ठीक है, तो कंप्राइज के बाद बाय नहीं आता, पैसिव वॉइस में ऑफ आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 97। इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है इस 2 legs में। 2 legs की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था फीट। क्यों? क्योंकि एक इडियम होता है टू स्टैंड, to stand on, to stand on one's own feet। तो यहाँ पर क्या दे रखा, he stood on his own 2 legs, जबकि क्या होना चाहिए था, his own feet होना चाहिए था। ठीक है जी, तो इसके पार्ट 3 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। ये जो वर्ड है ना, अवॉइड वर्ब है, और इस वर्ब की खासियत ये है कि इसका अग्रीमेंट जो है वो जेरेंड के साथ है। इसके बाद हमेशा जेरेंड आता है, ना बल्कि इन्फिनेटिव। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव की जगह हम यहाँ पे लगा देंगे जेरेंड, यहाँ पे आएगा ट्रैवलिंग। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसके पार्ट 3 में एरर था। 99 देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब जब वन ऑफ कर दिया उसने, वन ऑफ हिज नॉवेल्स का मतलब है उसके नॉवेल्स में से कोई एक, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, यहाँ भी दिख रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं आनी चाहिए थी। तो ये वर्ब आर जो है, ये प्लूरल जो दी है ये गलत है, ये होना चाहिए था इसकी जगह इज। ठीक है, पार्ट 3 में एरर है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 पे। ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। अच्छा, अब जरा समझना है कि जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों ही होते तो नाउन है, लेकिन इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे, कब जेरेंड यूज़ करना है, कब इन्फिनेटिव यूज़ करना है, उसका एक यूज़ यहाँ पर हमें देखना है। जैसे यहाँ पर टू हैव नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर हैविंग आना चाहिए था। ठीक है, क्या आना चाहिए था, हैविंग। पर क्यों आना चाहिए था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके पार्ट 2 में एरर है, ये सब चीज़ें हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर टू हैव की जगह हैविंग आना चाहिए था, पर क्यों वो हम देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि जो जेरेंड होता है, जेरेंड एक ऐसे एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जो या तो पहले हो चुका है या फिर जो प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, साथ साथ, मतलब 2 काम एक साथ हो रहे हैं। तो अगर काम या तो पहले कर लिया या फिर जो काम साथ साथ हो रहा है, 2 काम एक साथ हो रहे हैं, उसमें हम दूसरे काम के लिए जेरेंड लगाते हैं मेन वर्ब के साथ। जैसे ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, उसने मना किया क्या, वहाँ होना, टू हैव बीन देयर। तो उसने, सीधी सी बात है कि वो पहले वहाँ रहा होगा, अब वो मना कर रहा है, तो काम पहले हो चुका, तो उसके लिए क्या आना चाहिए था, हैविंग आना चाहिए था। ठीक है, उसके लिए क्या आना चाहिए था, हैविंग आना चाहिए था, लेकिन उसने टू हैव लगाया, गलत है। तो टू हैव कब आएगा, मतलब इन्फिनेटिव कब आता है, इन्फिनेटिव तब आता है जब कोई एक एक्शन दूसरे एक्शन को फॉलो करता है। मतलब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि he went
दिल्ली टू सी हिज सिस्टर। ठीक है, कि भाई वो दिल्ली गया टू सी हिज सिस्टर। तो यहाँ जो मेन वर्ब को फॉलो कर रही है वर्ब, है ना, उस काम के बाद ये काम हो रहा है। वो गया तभी तो उसने देखा होगा, या यूँ कह लो कि वो अपनी बहन को देखने के लिए गया। तो अगर वो कोई काम जो है अगर कोई काम पहले हो चुका है या दो काम साथ साथ हो रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं जेरंड। और अगर एक वर्ब दूसरी वर्ब को फॉलो कर रही है ना, वो उस मतलब एक काम दूसरे के लिए किया गया या एक काम के बाद दूसरा काम हुआ, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव। तो फिलहाल यहाँ पर हैविंग होना चाहिए था और इसके पार्ट 2 में एरर है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।